स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। जबरदस्ती नहीं जबरदस्त करना है तो ये वीडियो आपके लिए है। आप एकदम सही जगह पर हैं। बहुत ही जल्द हम क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 4 को कंप्लीट कर देंगे। इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन एकदम नए अंदाज में, एक पूरी की पूरी, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर नंबर लाइन पर हमने सारी इवेंट एक एक ईयर एक एक डेट के साथ मेंशन किया है और ये पूरा आप एक बार में टिप्स पर बना सकेंगे। ये चैप्टर बैकबोन की तरह काम करेगा आपके दोनों ही बुक के लिए। बहुत सारी इवेंट्स यहाँ पर आपको मिलती जुलती दिखाई देंगी, बार बार रिपीटेशन दिखाई देगा और एक दूसरे से कनेक्टेड दिखाई देंगी। बस थोड़ी देर आपको बने रहना, एक एक टॉपिक एक एक चीज बिल्कुल कहानियों के साथ आपके खत्म करते हैं। जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज आती है इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट, यानी कि जब भारत आजाद हो रहा है उस समय की स्थिति क्या है, भारत को अपनी फॉरेन पॉलिसी बनानी है, उस समय क्या क्या स्थितियां वर्ल्ड वाइड दिखाई दे रही हैं, इसको देखना। तो सबसे पहली चीज कि क्या चल रहा है, युद्ध चल रहा था। क्या चल रहा था? युद्ध, यानी कि वॉर। आपको मालूम है 1939 से लेकर के 1945 तक वर्ल्ड वॉर सेकेंड चला। वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा था, सारे कंट्रीज अपने को रिकंस्ट्रक्ट करने का काम कर रहे थे। उसी दौरान इंटरनेशनल बॉडी बनाई जा रही थी, इंटरनेशनल बॉडी बन रही है, एस्टैब्लिशमेंट हो रहा है, यानी कि यूएन बनाया जा रहा है। इसके साथ जब इंटरनेशनल बॉडी बन रही है, युद्ध हुआ है, कॉलोनियलिज्म का कोलैप्स हो रहा है, कोलैप्स ऑफ कॉलोनियलिज्म। तो क्या हो रहा है, न्यू कंट्रीज इमर्ज हो रहे हैं, न्यू कंट्रीज इमर्ज हो रहे हैं बिकॉज ऑफ कोलैप्स ऑफ कॉलोनियलिज्म। अब ये जो नए नए कंट्रीज बन रहे हैं, इन सबके सामने दो चैलेंज दिखाई दे रहे हैं, जिसको बोला था ट्विन चैलेंजेस बिफोर न्यू कंट्रीज। जो नए कंट्रीज इमर्ज हो रहे हैं, इनके सामने दो चैलेंजेस क्या क्या हो रहे थे। सबसे पहला वेलफेयर और दूसरा दिखाई दे रहा था डेवलपमेंट। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, इस कंटेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए भारत को अपनी विदेश नीति तय करनी थी। यही काफी नहीं था, इसके साथ ही साथ ब्रिटिशर्स हमारे लिए एक लेगेसी छोड़ के गए इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स की, तो ये भी हमें ध्यान में रखना था। इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स छोड़ के गए ब्रिटिशर्स हमारे लिए। अब इसके साथ ही अगर आप देखें तो हमने पार्टीशन के दर्द को झेला, जिसका एक अलग ही दबाव था। तो एक और देखें चीज क्या हुआ, पार्टीशन का दबाव झेला हमने। इसके साथ भारत में गरीबी अपने चरम पर उस समय हुआ करती थी, तो गरीबी को हटाना यह भी एक अपने आप में चैलेंज था। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए भारत को अपनी विदेश नीति तय करनी थी। भारत ने सबसे पहला अपना एक एम डिसाइड किया, दो एम। पहला तो उसने क्या सोचा कि हमको सभी जितने भी नए पुराने जितने भी ऑल द नेशंस, इनकी सोवरेनिटी की रिस्पेक्ट करनी है। क्या करना है? रिस्पेक्ट करनी है सोवरेनिटी की, सोवरेनिटी की रिस्पेक्ट टू ऑल नेशंस, पहला। दूसरा कह रहा है कि क्या करना है, अचीव सिक्योरिटी अचीव करनी है विथ मेंटेनेंस ऑफ पीस, तो भी शांतिपूर्वक, टू अचीव सिक्योरिटी विथ मेंटेनेंस ऑफ पीस। ये दो एम्स के साथ इंडिया को आगे बढ़ना है। ये जो एम है, ये आप हमारे यहां पर डीपीएसपी में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में मेंशन्ड है, पार्ट 4 में। और अगर पूछ दे कि आर्टिकल कौन सा, तो आर्टिकल 51 में ये लिखा हुआ है कि इंटरनेशनल पीस मेंटेन रखना, इससे संबंधित ये सारे एम्स भी हमारे झलकते हैं डीपीएसपी में। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है एकदम क्लियर दिखाई देता है। अब अगर आप एक और चीज देखें, ये जो नेशन जो नए नए इमर्ज हुए हैं, ये इन नेशंस के पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेस नहीं होंगे।
इनके पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेज नहीं होंगे, कम होंगे, क्योंकि ये अभी न्यूली इंडिपेंडेंट हुए हैं। अब जब रिसोर्स कम होंगे तो अब ये इंटरनेशनल लेवल पर जितने एडवांस्ड कंट्रीज अपने गोल्स सेट करते हैं उतने हाई फाई गोल नहीं सेट कर पाएंगे। इनके जो गोल्स होंगे वो मॉडरेट होंगे। ये नॉर्मल गोल्स सेट करेंगे तो इनके गोल्स कैसे होंगे? मॉडरेट। क्यों? क्योंकि इनके पास रिसोर्स कम है, इकोनॉमिकली वीकर हैं ये। अब ये जब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन दिखाई दे रहे हैं एक तरीके से, तो ये क्या होगा? किसी पावरफुल नेशन के साथ ही जुड़ जाएंगे। क्या होगा? किसी पावरफुल नेशन के साथ जुड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास रिसोर्स कम होते हैं, किसी न किसी के प्रभाव में आ जाते हैं ये। इनके शुरुआती जो ऑब्जेक्टिव रहेंगे, इनके दो ही रहेंगे। पहला कि क्या हो? पीस मेंटेन रहे। पहला पीस मेंटेन रहे और डेवलपमेंट, पीस एंड डेवलपमेंट। किसके साथ? अपने पड़ोसियों के साथ हमारा पीस मेंटेन बना रहे भैया, डेवलपमेंट थोड़ा थोड़ा करते रहे, यही इनके लिए काफी है। और ये इसी के साथ क्या होगा कि कुछ पावरफुल कंट्रीज के साथ ये चले जाते हैं, उनके इन्फ्लुएंस में आ जाएंगे। अब अगर आप देखें, आपको याद होगा कि जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म हुआ उसके बाद तुरंत ही क्या हो गया? कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था। और कोल्ड वॉर के दौरान दो ब्लॉक्स बन गए। एक ब्लॉक को यूएसए लीड कर रहा था और एक ब्लॉक को यूएसएसआर लीड कर रहा था। तो ये नेशंस जो नए नए इंडिपेंडेंट हुए, कुछ चले गए यूएसए की साइड और कुछ चले गए यूएसएसआर की साइड। यानी कि दो ब्लॉक्स दिखाई दे रहे हैं, यूएसए का और एक यूएसएसआर का। कुछ इन्फ्लुएंस में आ गए यूएसए के और कुछ यूएसएसआर के। ऐसे में भारत ने एक नया एक्सपेरिमेंट दिया। वो क्या था? नैम। नैम, नॉन अलाइंड मूवमेंट। नॉन अलाइंड मूवमेंट, ये एक नया एक्सपेरिमेंट हुआ। इसमें क्या था कि ना इस ब्लॉक की तरफ जाना है और ना इस ब्लॉक की तरफ जाना है। पंडित नेहरू इसके को फाउंडर थे नैम के। तो ये एक इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में अगर आपके लिए लिखने को आ जाएगा तो आप लिख सकते हैं। वॉर चल रहा है, इंटरनेशनल बॉडी का सेटअप हो रहा है, न्यू कंट्रीज इमर्ज हो रहे हैं, उनके सामने चैलेंजेस हैं, वेलफेयर करना है, डेवलपमेंट का, इंटरनेशनल जो डिस्प्यूट्स हमारे लिए छोड़ के गए ब्रिटिशर्स, पार्टीशन, पॉवर्टी को हमें हटाना है। इसके तुरंत बाद कि जो नए नेशंस हैं वो बेचारे गरीब हैं, उनके पास रिसोर्सेस कम हैं, वो किसी न किसी तरफ झुक जाएंगे। शुरुआत में उनके जो मॉडरेट गोल्स होंगे क्या होंगे कि अपने जो पड़ोसी देश हैं, नेबरिंग कंट्रीज हैं, उनके साथ पीस एंड डेवलपमेंट के। और दो खेमे कौन कौन से हो गए ये हमने सारा देखा। और यहीं पर एक नया एक्सपेरिमेंट नैम। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी में और देखते हैं पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। जो इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल था, इंडिया का जो फ्रीडम स्ट्रगल था, ये आइसोलेटेड प्रोसेस नहीं था। कोई आइसोलेटेड नहीं था। ये आइसोलेटेड का मतलब ये एक ऐसा नहीं था कि अकेला इंडिया में चल रहा है और कहीं से किसी देश से कोई मतलब नहीं है। इसने अफ्रीका और एशिया के बहुत सारे कंट्रीज के लिबरेशन के लिए एक इंस्पिरेशन का काम किया। यानी कि जो हमारा संघर्ष था इससे बहुत सारे कंट्रीज ने सीख लिए, उनके यहां पर भी लिबरेशन के लिए स्ट्रगल्स हुए। एक ऐसा ही हम देख सकते हैं, हमारे जो लीडर्स थे वो बहुत सारे कंट्रीज के साथ उनके रिलेशंस भी देखने को मिलते थे। अगर आप ऐसा ही देखें तो एक INA, इंडियन नेशनल आर्मी की शुरुआत करी थी नेताजी ने। किसने करी? नेताजी। और नेताजी किसको कहा जाता था? सुभाष चंद्र बोस को। तो ये बताने के लिए पर्याप्त है। इसमें बहुत सारे कंट्रीज के साथ हमारे रिलेशंस भी दिखाई देते हैं कि हम अकेले नहीं कि एक कोने में बैठ करके आइसोलेट जैसे नहीं। कोरोना के दौरान क्या होता था कि किसी को कोरोना से इन्फेक्टेड हो गया, कोरोना हो गया तो उसको अलग कमरे में कर दिया था। वैसा नहीं था, हम सबसे मिलजुल करके हमारा स्ट्रगल लोगों के लिए प्रेरणा बना। अब इसके बाद नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी हमने ली। हम कॉलोनिज्म को खत्म करना चाहते थे। हमने अफ्रीकन और एशियन जो कंट्रीज थे उनके साथ रिलेशंस मेंटेन करने का काम किया। नेहरू जी का रोल आ जाता है कि नेहरू का रोल क्या था। नेहरू जी प्रधानमंत्री, हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री तो थे ही, वो 17 सालों तक प्रधानमंत्री तो रहे ही, इसके साथ साथ वो फॉरेन मिनिस्टर भी थे। यानी कि नेहरू एक साथ दो
काम कर रहे थे। 1946 से लेकर के 1964 यानी कि इतने सालों तक वो फॉरेन मिनिस्टर के पोस्ट पर भी खुद ही थे। नेहरू जी के 3 मेजर ऑब्जेक्टिव्स दिखाई देते थे जिनको हम याद कर सकते हैं 3P से। आप दिमाग में अपने बनाए रखें 3P। पहला, प्रिजर्व द हार्ड अर्न्ड सोवरेनिटी, जो इतनी मुश्किल से हमको सोवरेन हुए थे हम, उसको प्रिजर्व रखना था। प्रोटेक्ट टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, हमारे देश का कोई जो पार्ट है, टेरिटरी कहीं टूट ना जाए, इसको प्रोटेक्ट करना था। और प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अपना जो आर्थिक विकास था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को और तेजी के साथ, रफ्तार के साथ बढ़ाना। ये 3 ऑब्जेक्टिव्स नेहरू के 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स। तो आप क्वेश्चन में अगर पूछ दिया जाएगा 3 मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेहरू, तो ये आप बता सकते हैं। बहुत सारे लोग देश के अंदर ही ये चाह रहे थे कि हम यूएस वाले खेमे की तरफ थोड़ा सा झुक जाए, या यूएस की तरफ हमको होना चाहिए, प्रो यूएस जिसको कहा जा सकता है। तो इसमें से कौन? एक तो अंबेडकर जी इससे इन्फ्लुएंस थे, भीमराव अंबेडकर जी यूएस वाले उससे। जितने भी लोग जो कम्युनिज्म का अपोज करते थे, कम्युनिज्म का अपोज करने वाले जितने भी जो लोग थे, वो भी क्या कर रहे थे? चाह रहे थे कि हम क्या हो, प्रो यूएस, हम यूएस वाले खेमे की तरफ जाएं। जिसमें से अगर आप देखें तो हमने 2 पार्टीज देखी, भारतीय जनसंघ भी ऐसा ही चाहती थी कि हम प्रो यूएस हो, यूएस की तरफ, खेमे की तरफ हो थोड़ा सा। ऐसे ही आगे भारतीय जनसंघ का आपको बताना है कि कब स्थापना हुई थी, यानी कि फॉर्मेशन कब हुआ था। और इसके बाद में एक और स्वतंत्र पार्टी, कौन सी? स्वतंत्र पार्टी भी यही चाहती थी कि स्वतंत्र पार्टी के अनुसार भी हमें यूएस वाले खेमे की तरफ होना चाहिए। तो आपको बताना है कि इन दोनों पार्टीज का फॉर्मेशन कब हुआ था, इनका फॉर्मेशन किसने किया था, लीडर्स वगैरह, ये आप बताइए कमेंट में, क्योंकि ये चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। और इससे क्या होता है कि दोनों तरफ से कम्युनिकेशन अगर होगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो इन सारी चीजों के साथ, ये ऑब्जेक्टिव्स के साथ हम आगे बढ़े और हमने दोनों ही कैंप्स, 2 कैंप्स कौन कौन से, एक यूएसए लीड कर रहा था और एक यूएसएसआर, दोनों कैंप्स के साथ डिस्टेंस मेंटेन की। डिस्टेंस अगर आप देखें तो यूएस ने एक संगठन बनाया था नैटो। नैटो का फुल फॉर्म भी आप लिख सकते हैं अगर याद हो आपको, वरना मैं बताता हूं अभी। और नैटो को कौन लीड कर रहा था? यूएस। और इधर वॉर्सा पैक्ट, वॉर्सा पैक्ट किसने बनाया था? यूएसएसआर। नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। आप भी लेकिन थोड़ा सा जब लिखते हैं, कहा जाता है कि जब लिखा आपने या कुछ कमेंट किया तो इसके साथ आपका क्या होगा, ध्यान रहेगा आप कि आप जब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको याद आएगा ये मैंने वहां पर कमेंट किया था। इसलिए भी जरूरी होता है कि आप लोग लिखा करें, पार्टिसिपेशन बनाए रखा करें। तो नाटो की स्थापना कब हुई थी? 1949 में। कब हुई थी? 1949 में। वॉर्सो पैक्ट 1955। ये नाटो क्या था? यूएस के द्वारा बनाया गया था, मिलिट्री अलायंस, कोऑपरेटिव सिक्योरिटी के लिए। इसी के जवाब में यूएसएसआर ने भी क्या बनाया था? 1955 में वॉर्सो पैक्ट। अब इंडिया इन सबसे एकदम अलग होकर के क्या, किसकी तरफदारी कर रहा है, किस तरफ बढ़ रहा है? नैम, नॉन अलाइंड मूवमेंट। ना हम इधर शामिल होंगे ना हम इधर शामिल होंगे। अब नैम को एक बहुत छोटा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ दिया था, नैम को बायस्ड क्यों कहा जाता है? यानी कि इसका झुका हुआ किसी की तरफ, एक दोनों के लिए या इक्वली ट्रीट नहीं करता, ऐसा क्यों कहा था? बायस्ड। व्हाई नैम वाज कॉल्ड बायस्ड? नैम को बायस्ड क्यों कहा जा रहा है, इसको समझते हैं। क्या हुआ कि 1956 में ब्रिटेन ने इजिप्ट पर अटैक किया। ब्रिटेन ने इजिप्ट पर अटैक किया। सुएज कैनाल के इशू पर ब्रिटेन ने इजिप्ट पर अटैक कर दिया। अब भारत ने इसका खुल करके विरोध किया, हर तरफ भारत ने इसका बुराई करी, विरोध किया। लेकिन उसी सेम ईयर में, इसी 1956 में ही यूएसएसआर ने हंगरी पर अटैक कर दिया। तब
भारत ने इसका विरोध अपोज नहीं किया, इसकी बुराई, इसकी आलोचना नहीं करी। तो ये लिखा जा सकता है कि नैम को बायस्ड क्यों कह सकते हैं, क्योंकि ये एक दो इवेंट्स आप बता सकते हैं सेम ईयर में है, ये नहीं कि ईयर भी अलग हो, सेम ईयर। तो पहला क्वेश्चन तो ये पता चला। दूसरा, ब्रिटेन ने इजिप्ट पर किस मामले में सुएज कैनाल के इशू पर कब किया था? 1956। यूएसएसआर ने हंगरी पर कब किया था? 1956। भारत ने इसमें कोई भी बुराई आलोचना नहीं की थी। तो और भारत लेकिन कह क्या रहा है? ना हम इस तरफ है ना हम इस तरफ है। इसीलिए कहा जा रहा है कि पहले तुम एक तरफ क्या कह रहे हो कि हम दोनों तरफ नहीं अलग हैं, और दूसरी साइड तुम ब्रिटेन की बुराई कर रहे हो और यूएसएसआर की बुराई नहीं कर रहे हो। ये देखने को मिला। भारत इसके विपरीत क्या कह रहा है? हम दोनों ही ब्लॉक से एड और असिस्टेंस ले सकते हैं। अगर आप देखें तो भारत आज भी बहुत सारी टेक्निक रशिया से, यूएसएसआर का सबसे बड़ा देश था रशिया से ले लेता है। कई बार रशिया से, यूएसएसआर से मदद ली भारत ने, और भारत अपने यहां पर आईआईटीज को इस्टेब्लिश होने में, न्यूक्लियर प्लांट इस्टेब्लिश होने में, दोनों से ही बारी बारी मदद लेता रहता है। बस वो क्या कर रहा है? किसी की तरफ नहीं है, लेकिन एड एंड असिस्टेंस हम ले सकते हैं। तो ध्यान रखना है कि भारत नैम को फॉलो कर रहा है, दोनों में से किसी तरफ नहीं है, एड एंड असिस्टेंस हम ले सकते हैं, इस पॉलिसी के साथ चल रहा है। बायस्ड क्यों कहा जा रहा है ये पता चल गया। इसके बाद अफ्रो एशियन यूनिटी। नेहरू जी को कहा जाता था बहुत इंटरनेशनल लेवल के व्यक्ति थे। वो हमेशा इस सोच में रहते थे कि कैसे एशिया को एकजुट किया जाए और भारत जितने भी नए डेवलपिंग कंट्रीज हैं उन सबकी लीडरशिप करे। और उसी सोच का परिणाम है कि आज भारत जितने भी छोटे छोटे देश हैं उन सब डेवलपिंग कंट्रीज का नेतृत्वकर्ता बनकर के उभरा है, और साथ ही साथ भारत इनकी मदद भी करता है। इसीलिए भारत को विश्व गुरु के तौर पर देखा जा रहा है कि आगे के कुछ सालों में भारत विश्व गुरु बनेगा। तो नेहरू किस चीज के? एशियन, जितने भी एशियन कंट्रीज हैं वो सब एक साथ होने चाहिए, यूनिटी के पक्षधर थे, समर्थक थे। तो ये 1940s 50s में ये लगातार कोशिश जारी रही, और हमारे इंडिपेंडेंस से पहले ही, हम इंडिपेंडेंस कब हुए? 1947 अगस्त में। इससे पहले ही मार्च 1947 में एक एशियन यूनिटी के लिए कॉन्फ्रेंस की गई। एशियन यूनिटी के लिए मार्च 1947 में की गई। भारत चाहता था कि इंडोनेशिया भी आजाद हो, तो डच के प्रभावों से उसको आजाद करने, किसको? इंडोनेशिया को आजाद कराने के लिए 1949 में यहां पर भी एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस रखता है इंडोनेशिया में। तो दो कॉन्फ्रेंस याद रखेंगे एशियन यूनिटी के लिए मार्च 1947 में, इंडोनेशिया के लिबरेशन के लिए 1949 में। किससे? डचों से। तो भारत सहयोग कर रहा है। इसके साथ साथ अफ्रीका के लोगों और एशिया की यूनिटी के लिए एक कॉन्फ्रेंस होती है 1955 में, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1955 में बांदुंग कॉन्फ्रेंस। कौन सी कॉन्फ्रेंस? बांदुंग कॉन्फ्रेंस। पूछा जाता है बांदुंग कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? 1955 में। और इसी बांदुंग कॉन्फ्रेंस के साथ ही नींव पड़ी नैम की। यहीं से नैम की नींव आप बोल सकते हैं, फाउंडेशन रखनी स्टार्ट हो गई। लेकिन एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आ जाता है कि नैम की फर्स्ट मीटिंग कब हुई? तो याद रखेंगे फर्स्ट मीटिंग ऑफ नैम, तो ये कब हुई थी? 1961 में बेलग्रेड में। कहां पर हुई थी? बेलग्रेड में ये मीटिंग हुई थी, फर्स्ट मीटिंग ऑफ नैम। तो नैम की फाउंडेशन पड़ने लगी थी बांदुंग कॉन्फ्रेंस 1955 में, जब बात चल रही थी इंडिया एशिया और अफ्रीका के देशों के साथ संबंध, उनकी यूनिटी के लिए काम कर रहा है, बांदुंग कॉन्फ्रेंस कर रहा है। उसी समय पर नींव पड़ती है नैम की, जिसकी पहली मीटिंग होती है 1961 में। नैम की स्थापना 5 देशों
ने मिलकर के करी थी। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वो 5 देश और उनके लीडर्स कौन कौन से थे। प्लीज आप लोग कमेंट में बताया करिए, जिससे कि लगे कि आपका पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, हमको भी मोटिवेशन मिलता है। ध्यान रखें, तो ध्यान रखना है कि इंडिया ने दोनों ही कैंप्स के साथ डिस्टेंस बनाई। कैसे बनी, बायस्ड क्यों कहा जा रहा है नैम को, वो देखा। एड असिस्टेंस हम दोनों से प्राप्त कर सकते हैं, हमको कोई समस्या नहीं है। एशिया और अफ्रीका की यूनिटी के लिए इन 1940s-50s में बहुत सारे कदम उठाए गए। भारत ने अपनी आजादी से पहले ही एशिया की यूनिटी के लिए एक कॉन्फ्रेंस कर दिया मार्च 1947 में। उसके बाद आप देखेंगे कि इंडोनेशिया को डचों से लिबरेट कराने के लिए 1949 में मीटिंग करते हैं। फिर 1955 में बांदुंग कॉन्फ्रेंस होती है, जहां पर बातचीत होती है नैम की फाउंडेशन के लिए, और नैम की फर्स्ट मीटिंग को याद रखना है 1961। ये दो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कहां पर हुए, कब हुए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही कहानी की तरह है, आप इसको समझें। जब भारत नया नया आजाद हुआ, लगभग उसी दौर में चाइना भी आजाद हो रहा है। चाइना का रेवोल्यूशन जो हुआ वो हुआ। उस दौरान पंडित नेहरू ने एक चीज सोची कि हमको अपने पड़ोसियों के साथ संबंध अच्छे रखने चाहिए, और यहां पर एक वो गलती कर बैठे। वो गलती क्या थी कि नेहरू जी ने सोचा कि हम अपने पड़ोसी के साथ अच्छे संबंध रखें। हमारे सबसे पहले कौन काम आएगा, हमारा पड़ोसी। यहां तक कि हमने अपने बॉर्डर पर मिलिट्री भी नहीं लगाई और पैरामिलिट्री फोर्स से काम चलाया। मिलिट्री यानी कि आर्मी नहीं डिप्यूट की, पैरामिलिट्री फोर्स को डिप्यूट किया। जबकि इस मामले में सरदार पटेल एकदम विपरीत थे। सरदार पटेल का कहना था कि चाइना के साथ हमको कभी भी खतरा हो सकता है, नेहरू ध्यान रखो। लेकिन नेहरू जी ने सोचा कि पड़ोसी के साथ संबंध अच्छे रखने। अगर आप इसी को एक और संदर्भ में देखें तो भारत की सबसे पुरानी पुस्तक राजनीति शास्त्र की मानी जाती है, चाणक्य जी द्वारा लिखी अर्थशास्त्र। उसमें भी मेंशन कर रहे हैं, चाणक्य का भी कहना था कि पड़ोसी को हमेशा आप संदेह की नजर से देखिए, क्योंकि पड़ोसी जब भी समस्या आएगी तो आपके रिसोर्सेस पर क्या करेगा, हमला करके उनको कैप्चर करने की कोशिश करेगा। नेहरू जी की ये गलती रही, या मानिए कि वो चाह रहे थे कि अच्छा पीसफुल माहौल बने, इसलिए उन्होंने क्या करा, मिलिट्री भी नहीं लगाई। शुरुआत में संबंध अच्छे रहे और उसके बाद धीरे धीरे संबंधों में खटास आई। लेकिन इससे पहले हम देखते हैं एक 1954 में भारत, इंडिया और चाइना ने एक ट्रीटी साइन की, पंचशील ट्रीटी। कौन सी ट्रीटी, पंचशील ट्रीटी। यहां भारत की तरफ से पंडित नेहरू ने और चाइना की तरफ से झो इनलाय और पंडित नेहरू ने यहां पर एक ट्रीटी साइन करी, पंचशील ट्रीटी। जो कि क्या था, पंचशील ट्रीटी में क्या था, 5 प्रिंसिपल्स, पंचशील, 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। यानी कि इन्होंने 5 सिद्धांतों पर, 5 सिद्धांत क्या थे, हम एक दूसरे की सोवरेनिटी की रिस्पेक्ट करेंगे, इंटरनल मामलों में नहीं पड़ेंगे, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस होगा, आप अपना देखें। इस तरीके से 5 इन्होंने प्रिंसिपल्स पर साइन किया। कब, 1954 में। इंडिया और चाइना ने किसने साइन किया, पंडित नेहरू, झो इनलाय। इसके बाद चीजें ठीक चल रही थी। इसी दौर में हमको एक और चीज को थोड़ा सा पीछे से देखेंगे कि क्या हुआ। चाइना ने तिब्बत पर अटैक किया, चाइना एनेक्स्ड तिब्बत। चाइना ने तिब्बत 1950 में एनेक्स किया। इसके बाद चीजें, हालात और खराब हुए, और यहां तिब्बत के जो स्पिरिचुअल लीडर होते हैं, जिनको बोला जाता है दलाई लामा, ये मजबूर हुए, वहां से भागे, और इन्होंने भारत में क्या ली, पॉलिटिकल असाइलम, यानी कि राजनीतिक शरण ली, यानी कि यहां पर आकर के शरणार्थी बन गए।
क्या लिया? पॉलिटिकल असाइलम। भारत ने इनको पॉलिटिकल असाइलम कब दी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1959 एक। चाइना ने कब तिब्बत को एनेक्स किया? 1950। पंचशील ट्रीटी कब साइन हुई? 1954। क्या था 5 प्रिंसिपल्स? किसने किसने साइन की? एक एक क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते जा रहे हैं। अब ध्यान रखें, दलाई लामा भारत में आए और भारत ने इनको शरण दे दी। अगर आप जानते हो कि हिमाचल प्रदेश का धर्मशाला वाली जगह, वहां पे अपने सारे फॉलोअर्स के साथ ये वहां पर रहते हैं। चाइना को यह बात अच्छी नहीं लगी और इसके बाद चाइना ने एक और काम भी किया था। 1957 से 59 के बीच में, 1957 से 59 के बीच में अगर आप इंडिया का मैप देखें तो ये अक्साई चीन, लद्दाख वाला जो एरिया, लद्दाख जम्मू कश्मीर में जो आता था, अक्साई चीन। कौन सा एरिया? अक्साई चीन। इस वाले एरिया पर एक क्या बना दी थी? स्ट्रेटेजिक रोड बना दी थी। यहां पर कैप्चर कर लिया था ये वाला एरिया, अक्साई चीन वाला। और ये वाली घटना हो गई 1959 में और चाइना ने हमारे ऊपर 1962 में अटैक कर दिया। दो तरफा अटैक हुआ ये, एक यहां पर अक्साई चीन वाले एरिया में, दूसरा नेफा। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है नेफा का फुल फॉर्म नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। ध्यान दें, अब ये नेफा क्या था कि ब्रिटिश कॉलोनियल टाइम पर ही ये बाउंड्रीज डिसाइड कर दी थी, तो भारत का कहना था कि नेफा। तो ये नेफा आज की डेट में कौन सा एरिया है? अरुणाचल प्रदेश का। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश का। तो जब हम नेफा की बात कर रहे हैं तो आप याद रखें अरुणाचल प्रदेश की बात चल रही है। तो नेफा वाले एरिया और अक्साई चीन वाले एरिया में चाइना ने अटैक करा और उसके बाद भारत की फौजें, सामना तो उन्होंने किया लेकिन बुरी तरीके से पीछे हटना पड़ा उन्हें। आकाशवाणी पे खबरें चलती थीं कि भारत की फौजें बहादुरी के साथ संघर्ष करते हुए धीरे धीरे पीछे की तरफ हट रही, इस टाइप की न्यूज चलती थी। यानी कि आप स्थिति समझ सकते हैं, भारत को यहां पर मुंह की खानी पड़ी और चाइना ने यहां पर जबरदस्त 2 फेजेस में हुआ। पहले फेज में 1 वीक तक चला, फिर नेक्स्ट ये कितने दिन चला? 1 वीक। और फिर सेकेंड फेज में 1 महीने बाद स्टार्ट किया और क्या किया? पूरा यहां से नेफा वाले एरिया में आके आसाम के प्लेन्स तक पहुंच गए। कहां तक? आसाम के प्लेन तक। तो याद रखना है, एक तरफ कर रहे हैं लद्दाख वाले अक्साई चीन वाले एरिया में, फिर नेफा वाले एरिया में, क्योंकि चाइना का कहना था कि यह ब्रिटिश कॉलोनी पीरियड में खींची गई है, इस लाइन को हम नहीं मानते हैं। तो ये यहां पर चले आए और आसाम के प्लेन्स तक ये पहुंच गए। आसाम के प्लेन्स तक पहुंच गए, सब व्यवस्था, भारत की फौज लड़खड़ा गई और उसके बाद एकदम से उसने सीज फायर कर दिया यूनिलैटरली। तो सीज फायर कैसा कर दिया? यूनिलैटरली। यूनिलैटरली का मतलब अपने आप से बंद कर दिया। अब आप समझ सकते हैं, जब सीज फायर किया गया यानी कि दोनों तरफ से युद्ध विराम हो गया और भारत वैसे भी बहुत ज्यादा मुकाबला कर नहीं पा रहा है, तब ये इनकी फौजें फिर से पीछे लौट गई। तो चाइना ने हमारे ऊपर कब अटैक किया? 1962। हमको याद रखना है, नेशनल इमरजेंसी इस टाइम पर इंपोज की गई थी। 1962 में इंडिया चाइना वॉर हुआ। इंडिया चाइना वॉर हुआ 1962 में। और ये जब ये तब किया चाइना ने, बहुत स्ट्रेटजी को समझे, पूरा वर्ल्ड क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में बिजी था। किसमें बिजी था? क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में। उसी का फायदा उठा करके उसी टाइम पर क्या कर दिया इन्होंने भी, यहां पर अटैक कर दिया। इस चीज को ध्यान रखेंगे। हमारे यहां पर इसका बहुत प्रतिकूल असर पड़ा। हमने मिलिट्री असिस्टेंस मांगा अमेरिका के साथ, ब्रिटेन के साथ। उसके बाद हमारे यहां पर जितने भी आर्मी के जवान थे, सेना का आदमी वैसे भी बिल्कुल भावुक होता है, हार गया तो उसने, बहुत सारे अफसर्स ने रिजाइन कर दिया, कुछ लोग रिटायर हुए।
हमारे यहाँ के जो डिफेंस मिनिस्टर थे उन्होंने भी रिजाइन कर दिया, कृष्ण मेनन ने, वी कृष्ण मेनन। तो याद रखेंगे कि हमारे यहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर कौन हुआ करते थे, वी कृष्ण मेनन। तो इसके परिणाम, इस हार के परिणाम क्या क्या निकले, इस चीज को हम देखते हैं। परिणाम में आते हैं कि आर्मी के अफसर्स ने क्या किया, रिजाइन किया, कुछ रिटायर हुए। हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर थे वी कृष्ण मेनन, इन्होंने इस्तीफा दिया। कांग्रेस के खिलाफ पहली बार नो कॉन्फिडेंस मोशन आया। नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी कि अविश्वास प्रस्ताव कब आया था, फर्स्ट टाइम, और इस पर डिबेट हुई। ये कांग्रेस के लिए अपने आप में बहुत ही दुख भरा समय था कि अविश्वास प्रस्ताव आया, इतना प्रचंड बहुमत चल रहा था कांग्रेस का, और उसके बाद यहां पर क्या देखने को मिला, अविश्वास प्रस्ताव आया, उस पर डिबेट हुआ, कांग्रेस बाई इलेक्शंस हार गई। बाई इलेक्शंस यानी कि बाई इलेक्शन जो कभी कभी क्या होता है, कुछ सीटें खाली रह जाती हैं, उन पर दोबारा से इलेक्शन कराना पड़ता है, तो बाई इलेक्शंस में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। भारत की जो इज्जत थी वर्ल्ड वाइड, उस पर एक डेंट आ गया, वो जो इमेज थी डेंटेड हो गई। हमें बहुत सारी समस्याएं इस टाइप की देखने को मिली। इन सबके साथ साथ ये तो किस पर पड़ रहा है, जो गवर्नमेंट थी उस पर यह प्रभाव पड़ा, और अपोजिशन भी इससे अछूता नहीं रहा, यानी कि जो हमारे विरोध, जो गवर्नमेंट के विरोधी अपोजिशन पार्टी होती, उस पर भी इसका प्रभाव पड़ा। अगर आपको याद होगा, एक पार्टी हमने पढ़ी थी सीपीआई। आप बताइए कमेंट में कि सीपीआई का फॉर्मेशन कब हुआ था। तो सीपीआई में स्प्लिट हुआ, सीपीआई में स्प्लिट देखने को मिला, ये भी हम पढ़ चुके हैं वैसे तो, 1964 में सीपीआई और सीपीआईएम में। सीपीआई जो ओरिजिनल वाला सीपीआई जो पुराने लोग थे उसी में रहे, तो ये किसकी तरफ से, यूएसएसआर की आइडियोलॉजी से चलता था, और सीपीआईएम यानी एम फॉर मार्क्सिस्ट, तो जो लोग चाइना की आइडियोलॉजी से प्रेरित हो रहे थे उन्होंने सीपीआईएम वाले खेमे में चले गए, और सीपीआईएम के चाइना प्रो होने के कारण इन सारे लीडर्स को, इनके जो लीडर्स हुए उनको भी कहां पर, जेलों में भेजा गया, यानी कि इनको भी जेल भेजा गया, बिकॉज ये क्या कर रहे थे, चाइना के माइंडसेट वाले लोग थे, और इनको जेल भेजा गया। तो याद रखना है, एकदम शॉर्ट में समझते हैं। 1950 में चाइना पर अटैक हुआ, भारत ने पहले कुछ बहुत ज्यादा इसका विरोध नहीं किया। 1954 में पंचशील ट्रीटी साइन की, 5 प्रिंसिपल ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस कब किया, 1954 में। इसके बाद 1959 में समस्या बढ़ी, दलाई लामा भारत में पॉलिटिकल असाइलम पाते हैं। इससे पहले 1957 से 59 तक चाइना एक स्ट्रेटेजिक रोड बना चुका था अक्साई चिन, लद्दाख वाले रीजन में। फिर 1959 में दलाई लामा के पॉलिटिकल असाइलम मिलने से और ज्यादा उनको लगा कि हमारे मामलों में इंटरफियर कर रहे हैं। 1962 में चीजें बदल गईं और भारत पर अटैक कर दिया। वही चाइनीज लीडर जो नारा दिया करते थे हिंदी चीनी भाई भाई, यहां पर वो आते थे, उनका स्वागत होता था, ये पंडित नेहरू वहां गए, उनका स्वागत हुआ, ये सारी चीजें खत्म होकर के वॉर हुआ। वॉर को इसकी स्टार्टिंग चाइना ने करी, 2 फ्रंट से लड़ा गया। पहला लद्दाख वाले रीजन अक्साई चिन वाले, और दूसरा नेफा। नेफा का फुल फॉर्म नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, और नेफा का नाम 1987 में जाकर के अरुणाचल प्रदेश पड़ा, इसी को अरुणाचल प्रदेश के नाम से जानते हैं। और यूनिलैटरली उन्होंने क्या किया, सीज फायर किया। इससे पूरे वर्ल्ड वाइड भारत की जो इमेज थी उस पर डेंट आया। भारत के ऊपर वहां यहां पर क्या प्रभाव पड़ा, आर्मी के ऑफिसर्स ने रिजाइन कर दिया, रिटायर हुए, हमारे डिफेंस मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़ा, कांग्रेस के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आया, पहली बार बाई इलेक्शंस में हार हुई कांग्रेस की,
और हमारी इमेज तो खराब हुई। अपोजिशन भी अछूता नहीं रहा, अपोजिशन पार्टीज पर भी इसका प्रभाव देखने को मिला। अपोजिशन पार्टी सीपीआई के बारे में बताया, सीपीआई में स्प्लिट हुआ 1964 में, सीपीआई और सीपीआईएम में बटी। सीपीआईएम मार्क्सिस्ट चाइनीज आइडियोलॉजी के साथ और ये यूएसएसआर के साथ। इनके लीडर्स को, चाइना की आइडियोलॉजी के साथ चलने वाले लीडर्स को अरेस्ट करके जेल भी भेजा गया। तो ये पूरा हमारा पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना। इसके बाद भी भारत के संबंध चाइना के साथ कुछ शांतिपूर्ण रहे, लेकिन हाल फिलहाल कुछ घटनाएं डोकलाम वाले क्षेत्र में, लद्दाख के रीजन में कभी कभी दिखाई देती रहती हैं। इसके बाद आगे बढ़ा मामला, हमको एक और अपने पड़ोसी देश के साथ देखना है, वॉर एंड पीस विद पाकिस्तान, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और हम लोगों को हमेशा इसके बारे में जानने की चाहत रहती है। तो इसको आइए धीरे से देखते हैं पूरे क्या मामला था। 1947 में जब इंडिया और पाकिस्तान दो देश बने, भारत के ऊपर पाकिस्तान ने अटैक किया। तो ये वॉर नहीं था, इसको बोला गया प्रॉक्सी वॉर। बहुत ध्यान से समझें, प्रॉक्सी वॉर तब 1947 में ही स्टार्ट हो गया। 1947-48 में ये प्रॉक्सी वॉर क्या होता है, जब सेना डायरेक्ट ना आकर के किसी थर्ड पार्टी या थर्ड किसी ग्रुप की मदद करके उनकी अटैक करवाए, उसको बोल रहे हैं प्रॉक्सी वॉर। ये फुल फ्लेज्ड वॉर नहीं था, लेकिन यहां पर बहुत बड़ी हमने संख्या में लोगों को मरते देखा। जम्मू कश्मीर वाले रीजन में बहुत नुकसान हुआ और हमारे हाथ से एक एरिया चला गया, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसको बोलते हैं आज वो POK, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। ये इसी युद्ध के दौरान चला गया। क्यों? यहां पर जब अटैक हुआ था उसके बाद यूनाइटेड नेशंस में मामला चला गया था और उसके बाद यूएन ने सीज फायर की घोषणा कर दी और यहां पर एक लाइन खींच दी गई, लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल। ऐसी एक लाइन चाइना वाले, अक्साई चीन वाले में भी खींची गई, उसको बोलते हैं LAC, इसको बोलते हैं LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। ये है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो क्या हुआ, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर ये हिस्सा हमारे हाथ से गया, यूनाइटेड नेशंस के इंटरफेयर के बाद यहां पर हो गया। यहां पर कहा गया यूनाइटेड नेशंस की तरफ से कि क्या होना चाहिए, जब कभी यहां पर हालात सामान्य होंगे तब यहां पर चुनाव करवाए जाएंगे। तो वो हालात आज तक सामान्य नहीं हो पाए और ना ही चुनाव हो पाए। तो पहला हमने यहां पर 1947 में ही युद्ध देख लिया। इसके बाद एक और इशू बहुत बड़ा चल रहा था, शेयरिंग रिवर वाटर को लेकर के। ये क्या था, अगर आप देखें तो इंडिया से होते हुए इंडस रिवर पाकिस्तान में बहते हुए जाकर के फिर गिरती है अरेबियन सी में। तो ये इंडस वाटर को लेकर के कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा देश कितना पानी रखेगा, क्या होगा, इसको लेकर के भी डिस्प्यूट चला करता था। तो इस डिस्प्यूट को वर्ल्ड बैंक में मध्यस्थता करी और एक ट्रीटी साइन हुई, इंडस वाटर ट्रीटी। इंडस वाटर ट्रीटी कब साइन हुई, 1960 में। कब साइन हुई, 1960 में। पंडित नेहरू और अयूब खान, जनरल अयूब खान, किसके किसके बीच में, अयूब खान और पंडित नेहरू के बीच में यह ट्रीटी साइन हुई 1960। इसमें तय किया गया था कि इंडिया को 20% वाटर मिलेगा और पाकिस्तान को 80% वाटर मिलेगा और इस पर कोई डैम नहीं बनाया जा सकता जिससे कि वाटर को रोक दिया जाए। ये एक ट्रीटी एक सफलतापूर्वक चलती हुई नजर आई। इसके बाद 1964 मई 1964 में जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ हो जाती है। जवाहरलाल नेहरू जी के बाद कौन गद्दी पर बैठेगा, ये अगला चैप्टर हम इसी पर देखते हैं, लेकिन यहां पे ही याद रखें 27 मई को जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ होती है। इसके बाद आते हैं लाल बहादुर शास्त्री।
ये हमें नेक्स्ट चैप्टर में पूरा पढ़ना है, यहीं पर हम इसका बेस बना लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू जी के बाद कौन आया? लाल बहादुर शास्त्री। पूरे देश के सामने संकट था कि क्या भारत लोकतंत्र को स्थापित कर पाएगा, बनाए रख पाएगा, डेमोक्रेसी मेंटेन कर पाएगा। लेकिन हमने अब बढ़िया तरीके से डेमोक्रेसी को मेंटेन किया और लाल बहादुर शास्त्री जी बने अगले पीएम। लाल बहादुर शास्त्री पीएम बने। पाकिस्तान ने दिमाग लगाया कि इस समय 1962 में एक अटैक इंडिया झेल ही चुका है, चाइना वाला। इसके बाद इतनी पावरफुल स्ट्रॉन्ग लीडरशिप चली गई है, ये नए नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, इनके अभी हाथ में चीजें होंगी नहीं। और पाकिस्तान ने हमारे ऊपर 1965 में फिर से हमला कर दिया। इस जैसा कि पाकिस्तान की आदत है कि हमें बीच बीच में आघात देता ही रहता है, अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। और 1965 में उसने फिर से अटैक कर दिया गुजरात के रन ऑफ कच्छ वाले एरिया में, ऊपर जम्मू कश्मीर वाले एरिया में इसने अटैक कर दिया। लाल बहादुर शास्त्री जी बहुत ईमानदार व्यक्ति थे और बहुत सीधे साधे दिखते थे, लेकिन ये सीधे साधे जरूर थे, लेकिन उन्होंने बहुत ही कड़ा फैसला लिया और भारतीय फौजों को बोला कि आप काउंटर करिए। भारतीय फौजें इतने में नारे लगाते हुए पहुंच गई, लाहौर तक पहुंच गई। भारतीय फौजें लाहौर तक पहुंच गई। ये दिखते सीधे साधे थे, छोटे से कद के थे, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग एक इन्होंने फैसला लिया। इसके बाद तुरंत क्या हुआ, एक वॉर को लेकर के एक एग्रीमेंट साइन हुआ, यूएसएसआर ने उसकी मध्यस्थता की, और ताशकंद एग्रीमेंट। ताशकंद कहां पर है? उज्बेकिस्तान। कहां पर? उज्बेकिस्तान। तो ये 1965 में स्टार्ट हुआ था। फिर थोड़े दिन बाद दिसंबर के टाइम पर भी, अक्टूबर दिसंबर के टाइम पर भी अटैक चलते रहे। भारतीय फौजों ने इसको बहुत अच्छे से हैंडल किया और पूरा इनको मुंहतोड़ जवाब दिया। ताशकंद में एग्रीमेंट हुआ लाल बहादुर शास्त्री जी और अयूब खान के बीच में। किसके बीच हुआ? लाल बहादुर शास्त्री अयूब खान के बीच में 1966। कब हुआ? 1966। और ऐसा लगा कि उन्होंने एग्रीमेंट पे जैसे ही साइन किया तो उनको दुख इतना हुआ कि हमें ये नहीं करना चाहिए था, यानी कि भारतीय फौजों को वापस बुलाना, युद्ध को रोकना। शायद कहा जाता है कि गिल्ट हुआ उनको और उनको हार्ट अटैक पड़ गया। लाल बहादुर शास्त्री जी 10 जनवरी इसको साइन करने के बाद, एग्रीमेंट को साइन करने के बाद वहां पर मृत पाए गए। कारण बताया जाता है हार्ट अटैक। कुछ लोगों का कहना है कि ये कॉन्स्पिरेसी थी, षड्यंत्र था। हमें इस मुद्दे पे नहीं पढ़ना है कि क्या था। हमको अपनी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो हमसे पूछा जाएगा वो क्वेश्चन सारे हम तैयार कर लें। जवाहरलाल नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री। 65 में अटैक पाकिस्तान की तरफ से क्यों किया गया? इंडिया कमजोर हो चुका है। इसी टाइम पे फूड क्राइसिस भी चल रही थी, महंगाई भी आसमान पर थी, और उन्होंने सोचा कि क्या हो जाए, यहीं पर अटैक देखने को मिला। ताशकंद में एग्रीमेंट हुआ। ताशकंद एग्रीमेंट कब हुआ? 1966। और एग्रीमेंट के जस्ट बाद ही क्या हो जाती है? लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ हो जाती है। तो एक चीज याद रखनी है हमको, यहीं पर लाल बहादुर शास्त्री जी ने 2 चैलेंजेस देखे। पहला, फूड क्राइसिस चल रही थी। क्यों? क्योंकि मॉनसून फेल हो गया, क्रॉप फेलियर हुआ, प्रोडक्शन नहीं हुआ, प्रोडक्शन कम हुआ, तो जिसकी वजह से फूड ग्रेन्स की कमी देख रहे थे। और दूसरा, इन्होंने पाकिस्तान के साथ युद्ध। तो 2 चैलेंजेस फेस किए लाल बहादुर शास्त्री ने। और लाल बहादुर शास्त्री ने इसी से लेकर के एक बहुत बेहतरीन स्लोगन दिया जिसको याद रखा जाता है, जय जवान जय किसान। तो जय जवान जय किसान, ये स्लोगन किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री जी ने ये स्लोगन दिया। तो लाल बहादुर शास्त्री जी का स्लोगन याद रखना है। किस लिए दिया होगा सोच सकते हैं। फूड क्राइसिस चल रहा था तो फार्मर्स को मोटिवेट करने के लिए जय किसान, और वॉर में जवानों को मोटिवेट करने के लिए जय जवान। तो जय जवान जय किसान दोनों को एक साथ जोड़ते हुए इतना बेहतरीन इन्होंने नारा दिया। और इसी में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने आगे चल करके जय विज्ञान भी जोड़ा। जय जवान जय किसान जय विज्ञान। तो जय विज्ञान किसने जोड़ा? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। तो हमने देखा कि पाकिस्तान के साथ प्रॉक्सी वॉर हुआ 1947 में।
उसके बाद एक इंडस वाटर ट्रीटी देखी 1960 में। उसके बाद 1965 में पाकिस्तान ने फिर अटैक किया, उसका मुंह तोड़ जवाब मिला। ताशकंद एग्रीमेंट 1966, लाल बहादुर शास्त्री, इन सारी चीजों को हमने देखा। पाकिस्तान यहीं रुकने वाला नहीं था, उसने फिर से एक बार अपने नापाक इरादे दिखाए, दुनिया में जग जाहिर हुआ और फिर से उसने हमारे ऊपर अटैक किया 1971 में, जिसको हम जानते हैं बांग्लादेश वॉर के नाम से। इस वॉर को समझते हैं, जब भारत पाकिस्तान बने उस टाइम पर हमने पहला ही जो चैप्टर था उसमें देखा क्या कि पाकिस्तान दो पार्ट्स में बटा, एक तरफ वेस्ट पाकिस्तान और एक तरफ ईस्ट पाकिस्तान, एक तरफ ईस्ट पाकिस्तान और एक तरफ वेस्ट पाकिस्तान। वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर दबाव बना के रखना चाहता था हमेशा। वेस्ट पाकिस्तान ने अपना एक तरफा फैसला लेते हुए उर्दू को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या थी? उर्दू। तो यानी कि ये जो ईस्ट वाले थे इनको भी क्या मानना है? उर्दू को ही ऑफिशियल लैंग्वेज। जबकि ईस्ट पाकिस्तान के जो लोग थे वो चूंकि कहां से, बंगाल वाले रीजन से थे, बंगाल का दो पार्ट हुआ था, उसी में से एक पार्ट था ईस्ट वाला। तो ईस्ट पाकिस्तान के लोगों की जो भाषा थी वो थी बांग्ला। तो वो चाहते थे कि बांग्ला भाषा बोले, लेकिन उनके ऊपर ये लैंग्वेज थोप दी गई। भारत ने इसी मामले में तो बिल्कुल अलग तरीके से किया। भारत ने नेशनल लैंग्वेज किसी को ना बना करके क्या किया, ऑफिशियल लैंग्वेजेस दो बनाई, हिंदी भी बनाई और इंग्लिश भी बनाई। तो यहां पर भारत के नेताओं ने बहुत बखूबी काम किया और यहां पर क्या किया गया, दमनकारी नीति अपनाई गई और इनके ऊपर भाषा को थोप दिया। इनका कल्चर प्रभावित हो रहा था। अब ऐसे में ये स्थितियां चल रही हैं, इनके ऊपर दबाव है, ये लोग चाहते हैं कि अलग हो जाएं। 1970 में यहां पर पहले फर्स्ट जनरल इलेक्शन कंडक्ट होते हैं। फर्स्ट जनरल इलेक्शन। वैसे मजे की बात यह है कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक कंट्री बताता है, लेकिन आज तक वहां पर डेमोक्रेसी स्टैब्लिश नहीं रह पाई कि 5 साल तक कोई भी एक सरकार चल पाई हो। वहां पे बीच में आर्मी अपना इंटरफियर कर देती है और तख्ता पलट कर देती है। तो पहला जनरल इलेक्शन हुआ, फर्स्ट जनरल इलेक्शन। तो दोनों तरफ की चीजों को समझें। जो ये वेस्ट पाकिस्तान है, वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान की तरफ एक पार्टी थी पीपीपी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और इस तरफ से एक पार्टी बनाई गई थी आवामी लीग। आवामी लीग। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जुल्फिकार अली भुट्टो लीड कर रहे थे और आवामी लीग को शेख मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान। ये चैप्टर, ये घटनाएं बार बार आपके में आएंगी चैप्टर 7 में, कई बार बार, इसलिए इसको एक बार में ही अगर हम समझ लें पूरा तो पूरी बुक के लिए ये तैयारी हो जाएगी, पूरी पॉलिटिकल साइंस के लिए। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लीडेड बाय जुल्फिकार अली भुट्टो, यहां पर शेख मुजीबुर रहमान, और यहीं पर एक व्यक्ति होता था याहया खान, प्रेसिडेंट याहया खान। ये बहुत ज्यादा चिढ़ता था ईस्ट पाकिस्तान से। यहां पर अब क्या हुआ, 1970 में जब पहला जनरल इलेक्शन हुआ तो लगभग 300 सीटों पर इलेक्शन हुआ, यानी कि इधर इधर दोनों तरफ मिलाकर 300 सीटों पर, जिसमें से कि ईस्ट वाले साइड में 161 या 162 सीट्स पे चुनाव हुआ और रेस्ट ऑफ द पर यहां वेस्ट में हुआ। आवामी लीग ने गजब करते हुए सारी की सारी सीटें, यानी कि क्या कर दिया, क्लीन स्वीप कर दिया। आवामी लीग 161 की 161 सीट जीत गई। अब अकॉर्डिंग टू रूल अगर देखें तो आधे से एक ज्यादा, आधा कितना हुआ 150 और एक ज्यादा 151 सीट्स जो जीत जाए उसको क्या बना देनी चाहिए, सरकार बनानी चाहिए। तो कायदे से सरकार किसकी बननी चाहिए, आवामी लीग की सरकार बननी चाहिए।
लेकिन इनकी सरकार बनती नहीं है। ऊपर से याह्या खान यहां पर एक ऑपरेशन स्टार्ट कर देता, ऑपरेशन सर्च लाइट। ऑपरेशन सर्च लाइट। याह्या खान ने ऑपरेशन सर्च लाइट स्टार्ट किया मार्च 1971 में, और इसमें लाखों की संख्या में ईस्ट पाकिस्तान के लोग मारे गए। यहां से लोग अपनी जान बचाने के लिए भारत के पास में कौन पड़ रहा है, भारत के ये जो नेबरिंग स्टेट्स थे वहां पर भाग भाग करके पहुंचे। यानी कि लोगों ने माइग्रेशन, बहुत बड़ी तादाद में माइग्रेशन देखने को मिला। लगभग 80 लाख लोग भारत पहुंच गए। बहुत लाखों लोग इस ऑपरेशन में मारे गए। अब जब ये लोग भारत पहुंचे, 80 लाख आदमी कहां पर पहुंच गया, भारत के ऊपर दबाव हो गया। इनको जॉब देने का, इनको फूड देने का, इनको शेल्टर प्रोवाइड करने का, तो ये सारे प्रेशर में आ गया भारत। 80 लाख लोगों का एकदम से आपके ऊपर बोझ पड़ जाए तो आपकी भी स्थिति गड़बड़ा जाएगी। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान हमको बार बार क्या करता था, दिक्कत तो दे ही रहा था। अब एक यहीं से इतनी ये हमने कंडीशन समझी पाकिस्तान में क्या चल रहा था। इसके साथ अब हम एक और संदर्भ में इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। 1971 का ही टाइम, ये एक कॉन्टेक्स्ट हमने समझ लिया कि पाकिस्तान में क्या चल रहा था। जनरल इलेक्शन हुए, जनरल इलेक्शन में कौन जीता, अवामी लीग जीती। अवामी लीग के हेड कौन थे, शेख मुजीबुर रहमान। कायदे से उनकी गवर्नमेंट बननी चाहिए, तो उसके बजाय क्या कर दिया, इधर ऑपरेशन सर्च लाइट स्टार्ट किया। शेख मुजीबुर रहमान को जेल में बंद कर दिया याह्या खान ने। यहां पर भारत में क्या हुआ, 80 लाख लोग माइग्रेट करके पहुंच गए, भारत के ऊपर दबाव बढ़ गया। दूसरी तरफ एक और कॉन्टेक्स्ट देखा गया कि 1971 में यूएस प्रेसिडेंट के एडवाइजर हुआ करते थे हेनरी किसिंगर। अच्छा, आपसे यह भी पूछ सकता है कि यूएस प्रेसिडेंट का नाम क्या था, रिचर्ड निक्सन कौन थे, यूएस के प्रेसिडेंट। इन्हीं के एडवाइजर कौन थे, हेनरी किसिंगर। इन्हीं के एडवाइजर थे ये पाकिस्तान से एक सीक्रेट विजिट किया इन्होंने चाइना के लिए। क्या किया इन्होंने, चाइना, पाकिस्तान, इन्होंने एक क्या कर दिया, सीक्रेट विजिट किया। अब जो डिप्लोमैट्स होंगे उनके दिमाग, उनके कान खड़े हो जाएंगे कि पाकिस्तान से चाइना, वो भी सीक्रेटली क्यों जा रहा है। तो एक अगर कायदे से देखें तो पाकिस्तान, चाइना और यूएसए का एक क्या हो रहा है, पूरा फ्रंट तैयार हो रहा है। उस समय प्रधानमंत्री थी हमारी इंदिरा गांधी जी ने बहुत बोल्ड और बहुत वाइज एक डिसीजन लिया। उन्होंने यूएसएसआर के साथ अगस्त 1971 में 20 इयर्स के लिए, फॉर 20 इयर्स एक फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन करी। कौन सी ट्रीटी, फ्रेंडशिप ट्रीटी। और ये कोऑपरेशन के लिए किसके साथ, यूएसएसआर के साथ। कब, 1971 में। कितने सालों के लिए, 20 सालों के लिए, ध्यान रखें। ये ट्रीटी साइन करी और ये बहुत ही बेहतरीन रहा जो उन्होंने ये ट्रीटी साइन की। जब इंडिया पाकिस्तान के साथ युद्ध करने जा रहा था तो यूएस कतई नहीं चाहता था कि इंडिया युद्ध करे। तब अमेरिका ने अपना 7वां बेड़ा, 7th नेवल फ्लीट उतार दिया था समुद्र में। 7वां बेड़ा बोला जाता था, यानी 7 बहुत विशालकाय समुद्री जहाजों का बेड़ा जिसके ऊपर पूरी पूरी आर्मी चलती थी, फाइटर प्लेन्स हुआ करते थे। ऐसा एक बेड़ा उसने इंडियन ओशन, अरेबियन सी के पास उतार दिया। तब ऐसे में भारत की
मदद किसने करी? यूएसएसआर। और यूएसएसआर का सबसे बड़ा कंट्री कौन था? रशिया। तो इसीलिए कहा जाता है कि रशिया के साथ हमारे संबंध बहुत पुराने हैं। आज ही हम आर्म्स रशिया के साथ नहीं खरीद रहे, रशिया ने उस समय हमारी मदद की थी ऐसी कठिन परिस्थिति में। आप दूसरी तरफ देखते हैं, जब भारत पर अटैक हुए तब भारत ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया और इंडिया ने दिसंबर 1971 में एक पूरी लड़ाई लड़ी यहां पर पाकिस्तान के साथ, और 16 दिसंबर महज कुछ दिन चली, पाकिस्तान के भी लोगों का सपोर्ट मिला। उनकी जो मुक्ति वाहिनी सेना थी, उसके जो वॉलेंटियर्स थे, उन्होंने भारतीय सेना का स्वागत किया और उनका पूरा सपोर्ट किया। भारत ने महज 10 दिन के भीतर ही 16 दिसंबर को जीत हासिल कर ली। 16 दिसंबर 1971 को सूचना आई, बधाई हो, बांग्लादेश हुआ है। विश्व के नक्शे पर एक नए राष्ट्र का जन्म कर दिया। ऐसी पावरफुल लीडर थी इंदिरा गांधी। एक ही प्रधानमंत्री हुई हैं आज तक महिलाओं में, इंदिरा गांधी। तो कितनी पावरफुल थी ये आप समझ सकते हैं। और नेक्स्ट चैप्टर जो देखेंगे वो इंदिरा गांधी जी की ही और कहानियों के साथ होगा, उसमें भी हम देखेंगे। 16 दिसंबर 1971 को 90,000 से भी ज्यादा सैनिकों ने भारत के सामने समर्पण कर दिया। 16 दिसंबर को बांग्लादेश का फॉर्मेशन हुआ। तो बता सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ बांग्लादेश 16 दिसंबर 1971। पाकिस्तान फिर से मुंह की खाया, बुरी तरीके से पाकिस्तान को नेस्ताना बुत कर दिया। तो ये कहानी थी 1971 की, जिसमें बुरी तरीके से पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा। और इसी हार के साथ साथ जैसे ही 1971 में ही इलेक्शंस हुए थे, इलेक्शन के तुरंत बाद ये अटैक, और क्या कर दिया, पाकिस्तान को 2 हिस्सों में बांट दिया, बांग्लादेश बना दिया, पाकिस्तान को हरा दिया। पूरे देश में इंदिरा गांधी की इमेज बहुत बढ़ गई। जितने भी स्टेट के इलेक्शंस हुए, सारे के सारे इलेक्शंस इंदिरा गांधी जीत गई। इंदिरा गांधी का कद बहुत बड़ा हो गया। इसके बाद ये जो लड़ाई थी, फिर शांति के लिए क्या की जाती, कुछ वार्ताएं की जाती हैं। तो एक एग्रीमेंट हुआ, आपसे पूछ सकता है 1 नंबर में, शिमला एग्रीमेंट। कौन सा एग्रीमेंट? शिमला एग्रीमेंट। किसके किसके बीच हुआ? एक तरफ इंदिरा गांधी, दूसरी तरफ जुल्फिकार अली भुट्टो। कब हुआ? 3 जुलाई 1972। याद रखना है, 3 जुलाई 1972 को क्या हुआ? शिमला एग्रीमेंट हुआ। इसके साथ एक छोटा सा टॉपिक और बचता है, उसको भी खत्म कर देते हैं। पाकिस्तान यही नहीं माना, पाकिस्तान ने फिर हमारे ऊपर अटैक किया। लेकिन कहते हैं कि हमारी फोर्सेस नहीं है, आतंकवादी थे। तो 1999 में, मई जून 1999 में पाकिस्तान ने हमारे ऊपर कारगिल वाले एरिया में, यहां पे कई द्रास सेक्टर, टाइगर हिल, बहुत सारी जगहों पर क्या किया, आतंकवादी आकर के इनके बैठ गए और जो हमारी पोस्ट थी उन पर कब्जे कर लिए और हमारे ऊपर अटैक किए। कुछ हमें नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन भारतीय फौजों ने फिर से पहाड़ की ऊंचाई पर बैठे हुए ये टेररिस्ट को बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड किया। और कारगिल कन्फ्रंटेशन में भी फिर क्या हुआ, उसके बाद मुंह तोड़ जवाब दिया और ये लोग दुम दबा करके पीछे भागते नजर आए। तो पाकिस्तान बार बार मुंह की खाता है। अभी फिर से उन्होंने एक पहलगाम में हमने देखा कि अटैक किया और ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने फिर से उनको मुंह तोड़ जवाब दिया, लेकिन पता नहीं कब ये बाज आएगा। खैर, हम अपने चैप्टर को एकदम अंतिम में पहुंच रहा है कि हमने पाकिस्तान के साथ पूरा सिस्टम देख लिया। 1947 प्रॉक्सी वार, 1960 इंडस वाटर ट्रीटी, फिर 1965 में अटैक जिसमें हम लाहौर तक पहुंच गए, फिर 1971 2 हिस्सों में बांट दिया, उसके बाद 1999 शिमला एग्रीमेंट, सारी चीजों को देखा। और इसके बाद एक लास्ट टॉपिक आता है, इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी। इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी में पहुंचे तो पंडित नेहरू कभी भी न्यूक्लियर वेपन के समर्थक नहीं थे। वो चाहते थे कि शांतिपूर्वक
तरीके से न्यूक्लियर एनर्जी का यूज किया जाए। वो साइंस और टेक्नोलॉजी के प्रेमी व्यक्ति थे। तो होमी जहांगीर भाभा, होमी जहांगीर भाभा के साथ उन्होंने पहले ही उनसे कह करके कि क्या करना चाहिए, इंडिया को न्यूक्लियर एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी की तरफ उनको काम करना चाहिए। तो होमी जहांगीर भाभा को इसका श्रेय जाता है और काम चालू कर दिया गया था। भारत ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट मई 1974 में किया। कहां पर? पोखरण। कब किया? पोखरण में, पहला, फर्स्ट। दूसरा वाला भी भारत ने कहां पर किया? पोखरण में ही किया, 1998 में। हमारे ही कुछ दिन बाद पाकिस्तान ने भी किया था। भारत एक चीज का हमेशा विरोधी रहा, भारत को मना किया जाए, जैसे कि पूरा जो कॉन्टेक्स्ट चल रहा था वर्ल्ड का, तो 5 कंट्रीज परमानेंट मेंबर होते हैं, जो सेकेंड बुक में हम देखेंगे, परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। यूएन की जो सिक्योरिटी काउंसिल होती है उसके परमानेंट 5 मेंबर हैं, ब्रिटेन, यूके, यूनाइटेड किंगडम, यूएस अमेरिका। उसके बाद आपका उस समय की बात कर रहे हैं तो कौन होता था? यूएसएसआर। लेकिन जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया तो ये हो गया रशिया। हम उस समय की एक घटना का जिक्र कर रहे हैं, उसको देखें। यूके, यूएस, यूएसएसआर, फ्रांस और चाइना। चाइना ने अपना जो न्यूक्लियर टेस्ट था वो अक्टूबर 1964 में न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया था। इस न्यूक्लियर टेस्ट के होने के बाद क्या तय हुआ कि ये 5 कंट्रीज के अलावा और कोई न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कर सकेगा। तो यहां पर पूरे वर्ल्ड को कोशिश की गई कि नॉन प्रोलिफेरेशन ट्रीटी पे साइन किया जाए। किस पर साइन किया जाए? नॉन प्रोलिफेरेशन ट्रीटी पर साइन किया जाए, ऐसा दबाव बनाया गया। तो क्वेश्चन हो सकता है, एक पहला एनपीटी लिखा हो तो एनपीटी से आप जाएंगे नॉन प्रोलिफेरेशन ट्रीटी। तो इस पे साइन करने के लिए 1968 में कहा, भारत ने इस पे साइन करने से मना कर दिया। भारत ने कहा ये डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम नहीं चलेगा कि आपके पास है और किसी के पास नहीं हो सकता। तो भारत ने इस पे साइन नहीं किया। यहां तक कि इसी का एनपीटी का एक्सटेंडेड यानी कि इनफाइनाइट टाइम के लिए क्या कर देंगे? एक्सटेंड कर देंगे। इस पर भी 1995 में साइन नहीं किया गया, यानी कि इनफाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ एनपीटी। ये कब था? 1995। भारत ने इस पर भी साइन नहीं किया, भारत ने इस पर भी साइन नहीं किया। और सीटीबीटी पर भी भारत साइन नहीं कर रहा है। तो ये इस पर भारत ने साइन नहीं किया। भारत कह रहा है कि हम अपनी तरफ से पहला यूज नहीं करेंगे, नो फर्स्ट यूज। हम अपना हम पीस को मेंटेन करने के लिए कोई हमारे ऊपर अटैक करेगा कि तो ही हम उसका जवाब दे सकते हैं, वरना हम वचन देते हैं कि हम इसका यूज करने वाले नहीं हैं। और भारत ने अपने दोनों टेस्ट किए 1974 पोखरण राजस्थान, दूसरा 1998 चाइना ने कब किया था? 1964। तो इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी, भारत कैसा शांतिपूर्ण प्रयोग करना चाहता है, एटॉमिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी का यूज करना चाहता है, ना कि इसके। ये चैप्टर हमने यहां पे खत्म किया। अब हम सबसे पहले जो स्लाइड थी उस पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि अब हमारे दिमाग में कितनी चीजें सेट हो चुकी हैं। अगर हम देखेंगे पूरा का पूरा चैप्टर अब हमारे दिमाग में सेट होगा, कोई भी इवेंट ऐसी नहीं होगी जो हम ना बता पाए। और जल्दी से देखते हैं, बस विद इन 5 मिनट पूरा चैप्टर एक नंबर लाइन पर। सबसे पहले 1939-45 में वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा था, 39 से 45 तक। अगर आपको याद हो तो एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? एशियन यूनिटी के लिए हमने अपने आजाद होने से पहले कब की थी? मार्च 1947। एक एक चीज अब आपको याद आती जाएगी और नहीं याद आ रही जल्दी से रिवाइज करिए। मार्च 1947, अपनी आजादी से पहले ही 1947 में हम इंडिपेंडेंट हुए। इंडिपेंडेंट होने के साथ ही हमने क्या देखा? हमारे ऊपर पाकिस्तान ने अटैक किया। 1947-48 में ही प्रॉक्सी वॉर झेला, अपने यहाँ की ट्राइबल कम्युनिटी को भेज करके अटैक कराया। 1949 याद रखना है किस चीज के लिए? नाटो। नाटो का फुल फॉर्म बताएंगे। नाटो
किसके द्वारा लीड किया जाता था? यूएस के द्वारा। किसके द्वारा? यूएस के द्वारा। इसके बाद यहीं पर हमने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करी, किसके लिए? इंडोनेशिया के लिए। किसके लिए? इंडोनेशिया। किस सेलिब्रेट कराने के लिए? डच सेलिब्रेट कराने की। 1950 में चाइना एनेक्स तिब्बत। इसके बाद 1954 में पंचशील ट्रीटी साइन की। किसने करी? इधर से पंडित नेहरू ने और उधर झोउ एनलाइ। किसने? झोउ एनलाइ। इन लोगों ने क्या करी? पंचशील ट्रीटी साइन की 1954। 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुली को एग्जिस्टेंस। 1955 में वार्सा पैक्ट किसने बनाया था? यूएसएसआर ने। यहीं पर क्या हुई? बांदुंग कॉन्फ्रेंस। यहीं पर न्यू पड़ी नैम की। 1956 ब्रिटिश ने अटैक किया इजिप्ट पर। किस मामले में? सुएज कैनाल मामले में, जहां पर भारत ने क्या नहीं किया? विरोध नहीं किया। लेकिन उसी साल क्या हुआ? जब यहां पर विरोध किया भारत ने, बुरा आलोचना करी, लेकिन उसी साल जब यूएसएसआर ने हंगरी पर अटैक किया तब आलोचना नहीं करी, इसीलिए कहा था नैम बायस्ड। 1959 में क्या हुआ? जब चाइना की तिब्बत पे अटैक कर चुका था और ज्यादा क्या बढ़ा रहा था? प्रेशर बढ़ा था, तो पॉलिटिकल असाइलम दलाई लामा ने यहां पर ली और हिमाचल प्रदेश के धर्मशिला वाली जगह में अपने फॉलोअर्स के साथ बसे। 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी हुई, जिसमें तय हुआ कि 20% पानी इंडिया रखेगा, 80% पानी पाकिस्तान को दिया जाएगा। ट्रीटी वर्ल्ड बैंक ने मीडिएटरशिप करी। उसके बाद ये ट्रीटी अभी तक चल रही है। 1961 में नैम की फर्स्ट मीटिंग हुई, कहां पर? बेलग्रेड में। कहां पर? बेलग्रेड। इसके बाद 1962 में इंडिया के ऊपर चाइना ने अटैक किया, दो साइड से, अक्साई चीन और नेफा। नेफा का नाम बदल करके अरुणाचल प्रदेश कब होता है? 1987 में। नेफा का फुल फॉर्म नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। इशू क्या था कि इस बॉर्डर लाइन को, इस लाइन को हम नहीं मानते चाइना की तरफ से, इंडिया चाह रहा है यही, और यूनिलेटरली फिर चाइना ने यहां पर क्या किया? अपनी सीज फायर की घोषणा करी, जिससे पूरे वर्ल्ड वाइड इंडिया की इज्जत गई। बाई इलेक्शन सारे लोगों ने रिजाइन किया। 1964 में नेहरू की डेथ हो जाती है। एक लॉस हुआ भारत को इतने सालों का। जो व्यक्ति अकेले दम पर प्रधानमंत्री भी थे और फॉरेन मिनिस्टर का भी पोस्ट होल्ड कर रहे थे। इसके बाद 1965 में इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ। प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। भारतीय फौजें कहां तक पहुंच गई? लाहौर तक पहुंच गई। मुंह तोड़ जवाब दिया गया। 1966 में क्या होता है? ताशकंद एग्रीमेंट 10 जनवरी के दिन, और वही एग्रीमेंट में साइन करने के बाद लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हो जाती है। कॉन्स्पिरेसी थी या फिर नेचुरल डेथ, हार्ट अटैक था, दोनों ही मामलों में डिबेट है। 1971 में फिर से अटैक होता है और बांग्लादेश वॉर देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? बांग्लादेश वॉर के नाम से जानते हैं। भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, जिसमें बांग्लादेश का फॉर्मेशन हुआ। आप बताएंगे कि बांग्लादेश का फॉर्मेशन कब हुआ, डेट के साथ। बांग्लादेश का फॉर्मेशन हुआ 1972 में। 3 जुलाई 1972 को शिमला एग्रीमेंट हुआ। किसके किसके बीच हुआ? जवाब जरूर दें, कमेंट बॉक्स में बताएं, जिससे कि आपको भी याद रहेगा कि ये मैंने लिखा था, तुरंत याद आ जाता है। शिमला एग्रीमेंट 1974 में हमने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया पोखरण में। 1998 में हमने दूसरा टेस्ट किया। 1999 में कारगिल कन्फ्रंटेशन देखने को मिला, जहां पर आतंकवादियों को हमने मुठभेड़ में मार भगाया। ये था पूरा चैप्टर, इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन। और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।